ये बुक है स्टैंडर्ड 5th का और हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज EVS 1 का सेकेंड लेसन, मोशंस ऑफ द अर्थ। ट्राई दिस मतलब इसे आप ट्राई करो। टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। इसका मतलब है कि आप एक भौरा को लीजिए, उसे स्पिन करिए और उसको निहारिए, उसको ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे घूमता है। The top turns around itself. Any object that turns about itself actually turns around a certain imaginary line. The turning of an object around itself is called rotation, and the imaginary line around which it rotates is called the axis of its rotation. जो भौरा होता है वो अपने आप ही अपने गोल घूमता है। Any object that turns about itself actually turns around a certain imaginary line. इसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ अगर अपने आप से एक जगह घूमता है तो वो एक इमेजिनरी लाइन के ज़रिए गोल घूमता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इमेजिनरी लाइन है। The turning of an object around itself is called rotation. कोई भी चीज़ अगर उसके एक ही जगह गोल घूमती है तो उसे एक रोटेशन कहा जाता है। And the imaginary line around which it rotates is called the axis of its rotation. और जो imaginary line, जो लाइन जो दिखती नहीं है लेकिन वो उसी के चक्कर काटती है, उस लाइन को हम कहते हैं axis of its rotation. The Earth's rotation. अब देखते हैं कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है। टेक अ ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर एंड स्पिन इट। अब उसे बाद में आप स्पिन करना। नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स। नाउ टेक अ प्लम लाइन एंड होल्ड इट क्लोज टू द ग्लोब एज शोन इन द पिक्चर। इफ यू कैनॉट गेट अ प्लम लाइन, टाई अ लॉन्ग थ्रेड टू एन इरेजर एंड मेक वन। यहाँ आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक ग्लोब है इस तरह का तो एक ग्लोब लीजिए और जो मेसन या मिस्त्री जो घर बांधते हैं उनके पास ये प्लम लाइन होता है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इस फोटो में दिया गया है, ये प्लम लाइन होता है। अगर ये आपके पास उपस्थित है या तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक रस्सी लीजिए, उसमें एक इरेजर बांध दीजिए और इस तरह से आप उसे पकड़ के देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस ग्लोब को सर्कल में घुमाना है। अब देखते हैं क्या होता है। You will see that the plumb line and the Earth's axis are at an angle to each other. That is, the Earth's axis is inclined. The Earth rotates with its axis inclined like this. इसका मतलब है अगर आप देखोगे कि अर्थ का जो एक्सिस है ऐसे इंक्लाइंड है, मतलब टेढ़ा है, तो ये हमेशा सीधा गोल नहीं घूमता है, वो टेढ़े गोल घूमता है। और ये जो लाइन है वो सीधी की सीधी ही रहेगी। और यहाँ पे अगर आप जो देख सकते हो, ये लाइन जो है इसकी इंक्लाइन एक्सिस है। द लाइन NS इन द पिक्चर शोज द अर्थ्स एक्सिस। ये उसकी एक्सिस है। It passes through the center of the earth. ये अर्थ का सेंटर है। The points N and the S are called the poles of the earth. ये रहा N मतलब नॉर्थ पोल और ये रहा S मतलब साउथ पोल। N is the north pole of the earth and S is the south pole, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं एक्सिस। ये जो लाइन है वो है इक्वेटर, क्योंकि ये दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड करता है। इफ अ सर्कल वर ड्रॉन अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली इन बिटवीन द नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स, इट वुड डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर सेंटर में अगर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो ये अर्थ को दोनों इक्वल हिस्सों में बांट देगा और इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर।
The two equal parts it makes of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively. अब यहाँ पे दो पार्ट बन चुके हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि नॉर्थ साउथ है, और यहाँ पे जो नीचे है वो है सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि ये साउथ साइड है. Stand a candle in the middle of a large table. Draw a big circle around the candle. Place a globe at any point on the circle. Light the candle. See that it is dark in the room. Suppose that the candle is the sun. Observe which part of the globe gets the sun's light and which one does not. यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. आपको एक कैंडल लेना है और एक बड़ा सा टेबल के ऊपर उसे प्लेस कर देना है. एक तरफ आपको रखना है ग्लोब. आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ही कैंडल को लाइट कर देंगे या जला देंगे, आपको आपका रूम बंद करना है और सारी लाइट्स ऑफ कर देना है ताकि रूम के अंदर अंधेरा रहे और सिर्फ कैंडल की रोशनी दिखाई दे. उसके बाद आपको देखना है कि जो कैंडल है हम उसे अर्थ की तरह मानेंगे और देखेंगे कि कैंडल की जो लाइट है वो अर्थ के कितने सरफेस के ऊपर रोशनी देता है और कौन से सरफेस के ऊपर रोशनी नहीं मिलती है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कैंडल जो लाइट दे रही है उसके सामने ही जो एरिया है उसी को वो लाइट देती है, जैसे कि यहाँ पे, और उसके पीछे के साइड में वो लाइट पास नहीं करती है. Now, looking at the globe from the direction of the North Pole, turn it anti-clockwise. This is how the Earth rotates. That is, it rotates from west to east. As the Earth rotates, its different parts come into the light of the sun one after the other and turn away from it also in the same order. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉक हमारा घूमता है इस तरीके से, लेकिन हमारा अर्थ घूमेगा ऑपोजिट, यानी कि इस तरह से. यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है. तो अब क्या होगा कि सन अपने जगह पे ही है, अर्थ रोटेट कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो जितनी बार अर्थ घूमेगा और जितना सन के सामने यानी कि कैंडल के सामने जो पोर्शन रहेगा वहाँ पे उसको लाइट मिलती रहेगी, और उसी वक्त जो पीछे की साइड है अर्थ का वहाँ पे अंधेरा रहेगा. इसकी वजह से डे और नाइट का डिफरेंस हमें पता चलता है. सनसेट एंड सनराइज. Try this. Stick a red bindi on the globe. Set up the previous model of the globe and the candle. Turn the globe anti-clockwise. Note when it is sunrise, noon and sunset at the location of the bindi. अब ये एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा कि जिस हिसाब से यहाँ पे ये कैंडल और ग्लोब रखा गया है वहाँ पे कोई भी जगह पे आप एक बिंदी लगा दीजिए. बिंदी लगाने के बाद में आपको उस अर्थ को ऐसे ही रोटेट करना है और आपको पता लगाना है कि उस बिंदी के ऊपर कब सनराइज होगा, कब आफ्टरनून होगा यानी कि नून, और कब सनसेट होगा यानी कि इवनिंग टाइम. और जैसे ही बिंदी अगर पीछे चली जाती है तो उस वक्त होगा नाइट. डे एंड नाइट ऑफ द ग्लोब. अब इस ग्लोब में देख सकते हो कि जिस पोर्शन में लाइट है वो डे है और जिस पोर्शन में डार्क है वहाँ पे नाइट है, यानी कि यहाँ से इवनिंग स्टार्ट होता है और पीछे की तरफ होगा नाइट. After one sunrise, note when the next one occurs at the bindi. You will see that this happens when the earth completes one rotation. That is, when it makes one complete turn around itself. इसका मतलब है
कि जहाँ पे आपने बिंदी लगाया है और आप उसे ऑब्जर्व करेंगे कि उस बिंदी को पूरी तरह से अपने जगह पे आने के लिए पूरा एक 1 रोटेशन करना पड़ता है। इसीलिए 1 रोटेशन होने के बाद हमें सनलाइट और नाइट के दोनों का फ़र्क पता चलता है और उस ड्यूरेशन को कंप्लीट 24 आवर्स कहते हैं। This period of time that the Earth takes to complete 1 rotation is called a day. A day has 2 parts, daytime and nighttime, or simply day and night. For the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 parts, each of which is called an hour. जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर समझो अपने बिंदी को इस पॉइंट पर लगा दिया और ये रोटेट होने के बाद में फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, तो उस कंप्लीट रोटेशन को हम लोग 24 आवर्स का साइकिल कहते हैं और उस 24 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डे एंड नाइट, जिसमें 12 आवर्स होते हैं AM और बाकी 12 आवर्स होते हैं PM। अ ईयर यानी कि 1 साल। ट्राई दिस नाउ। Move the globe along the circle on the table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the Earth revolves around the Sun, even as it rotates around itself. The period of time the Earth takes to complete 1 revolution around the Sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. इसका मतलब है कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये सन है यानी कि कैंडल को यहाँ पे इस सर्कल जो ड्रॉ किया गया है हमने अर्थ को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अर्थ अपने ही जगह पे गोल घूमता है। अगर वो पूरा गोल घूमता है तो उसे हम कहते हैं 1 रोटेशन। उसी तरह से हमें इस ग्लोब को इस सर्कल के पूरे राउंड घुमाना है। जब ये ग्लोब घूमते हुए फिर से अपनी जगह पे पहुंचता है उसे हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन का मतलब ये भी होता है कि पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उस 1 ईयर को हम कहते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे है और सपोजिंगली अगर आपका बर्थडे है 26 सितंबर 2014, तो उस दिन अगर अर्थ इस जगह पे है तो पूरा रेवोल्यूशन घूमने के बाद में 26 सितंबर 2015 को अर्थ उसी जगह पे आके मिलेगा। इसीलिए आपका बर्थडे भी 1 साल में कंप्लीट होता है, तो उसी दिन उस जगह पे आपका अर्थ भी आपको मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग? अभी हम आगे बढ़ते हैं। A leap year. In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up for this lost 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year, and it has 366 instead of 365 days, and February has 29 instead of 28 days. तो अगर आपको पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर होता है और लीप ईयर में फरवरी के 29 डेज होते हैं और बाकी 3 साल में फरवरी के सिर्फ 28 डेज होते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से
हर साल सिर्फ 365 डेज काउंट करते हैं और एक्चुअल में होते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। अगर 365 डेज सिर्फ काउंट करेंगे और जितने 6 आवर्स बाकी है अगर उसे 4 बार मिला देंगे तो 24 आवर्स हो जाएगा। 6 4 से 24 यानी कि 24 आवर्स हो गया। इसीलिए 4 साल के बाद हम लीप ईयर काउंट करते हैं और उस वक्त फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। तो जो 6 आवर्स हर साल जो लॉस होते हैं वो 4th ईयर में सारे मिला के पूरा 1 डे काउंट कर लेते हैं, इसीलिए उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। Do you know that the length of day and night is not always equal? This happens because of Earth's inclined axis and its revolution around the sun. इसका मतलब है कि हर रोज डे और नाइट का ड्यूरेशन सेम नहीं होता है। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है उसके वजह से ये होता है। Do you know? Okay, let's see. You know that the length of day and night is not always equal. This happens because of the Earth's inclined axis and its revolution around the sun. अभी आपको पता है कि जो दिन होता है और जो रात होती है दोनों का ड्यूरेशन मतलब दोनों का समय एक जैसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अर्थ का जो इंक्लाइन एक्सिस है, इंक्लाइन बोले तो जो टेढ़ा एक्सिस होता है उसके वजह से और उसके रेवोल्यूशन की वजह से। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22nd March and 23rd September द डेज आर लॉन्गर दैन द नाइट्स। ध्यान रखना 22nd मार्च से लेकर 23rd सितंबर के बीच में जितने भी दिन होते हैं वो लॉन्गर डेज होते हैं। The days are longer than the nights, यानी कि जो दिन होता है वो रात से लंबी होती है। That is, it is summer in the northern hemisphere. इसका मतलब है कि northern hemisphere में summer होता है। However, during this same period in the southern hemisphere, the nights are longer than the days. और इस वक्त southern hemisphere में रात लंबी होती है। The earth gets less heat in these parts and therefore it is winter in the southern hemisphere. तो इस समय southern hemisphere में winter होता है क्योंकि इस पोर्शन पे सन का जो लाइट है वो कम पड़ता है। In the period from 23rd September to 22nd of March, यानी कि 23rd सितंबर के बाद से लेके 22nd of March तक The days are longer than the nights in the southern hemisphere. अभी यहाँ पे उल्टा हो जाता है। southern hemisphere में डेज लंबी हो जाती है कभी 23rd सितंबर से लेके 22nd मार्च में। तो इसका ऑपोजिट होगा कि 23rd सितंबर से लेके 22nd मार्च तक यहाँ पे जो रात होगी वो लंबी हो जाएगी। It gets more heat and it's summer there. यहाँ पे हो जाएगा समर, यहाँ पे हो जाएगा विंटर। In this period in the northern hemisphere, it is the nights that are longer. The northern hemisphere gets less heat and it is winter there. Note that there may be differences in these dates due to the leap year. अभी leap year के कारण ये dates आगे पीछे हो सकते हैं। In India, summer, the rainy season and winter are considered to be the main seasons. We also divide the year into 6 seasons, namely Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant and Shishir. The cycle of 6 seasons is called the Ritu Chakra. Many of our festivals are connected with the seasons. Many of our songs and games are also related to the different seasons. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हमारे 6 सीजन्स होते हैं। वो कौन से हैं? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा,
शरद, हेमंत एंड शिशिर। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर में भी आ सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? ऋतु चक्र। फेजेस ऑफ द मून, कैन यू टेल? क्या पूछती है, देखते हैं। What is the name given to the changing shapes of the moon that we see? What are the names of the days on which we see a round moon and on which we see no moon at all? जो पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या है। The full moon and the new moon. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. ये तो हमें पता है कि अर्थ सन के गोल घूमता है और मून अर्थ के गोल घूमता है। However, these two orbits intersect. इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्रॉस हो जाते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। Hence, the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. इसीलिए कभी भी सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में कभी भी नहीं होते हैं। We see half of the moon's surface which faces the earth. That is, from the earth we see only one side of the moon. मतलब एक बार कभी ऐसा होता है कि हम मून को सिर्फ आधा ही देखते हैं। That is, from the earth we see only one side of the moon. मतलब अर्थ से अगर हम मून को देखेंगे तो हम सिर्फ एक पार्ट मून का देखते हैं। The moon has no light of its own. मून का अपना खुद का लाइट बिल्कुल नहीं है। We can see the moon because of the sun's light that falls on it. हम मून को तभी देख पाते हैं जब सन का लाइट मून के ऊपर पड़ता है। On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. Full moon की रात को हम मून को पूरी तरह से देखते हैं क्योंकि उस वक्त सन का पूरा प्रकाश मून पे पड़ता है और अर्थ से हम मून को पूरी तरह से देख सकते हैं। On a new moon night, we cannot see any of it. और जब न्यू मून नाइट होता है उस वक्त हम मून को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. मतलब फुल मून की रात से जिस वक्त मून पूरी तरह से हमें दिखता है, न्यू मून की रात तक, यानी कि पूरे अंधेरे होने तक, part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. मून का जो पोर्शन है वो छोटा छोटा होते जाता है। From new moon to full moon, it again grows bigger and bigger. और जब मून पूरी तरह से गायब हो जाए और अगर पूरी तरह से पूरा दिखने लगे उस वक्त मून थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है। These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. ये जो साइजेस और शेप जो हम लोग देखते हैं मून का, उसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। द लूनर मंथ एंड डेज, तिथि। You know that it takes 14 or 15 days from new moon to full moon. मतलब पूरी तरह से अगर जो मून गायब हो जाता है और फुल मून दिखने के तक उसे 14 to 15 days लग जाते हैं। This is the fortnight of the waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14 to 15 days, it is new moon again. This period is the fortnight of the waning moon. Thus, the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days. It is called the lunar month. Every day of the lunar month is called a तिथि। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पढ़ते हैं। द न्यू मून, जिसे लगता है 15 डेज फुल मून तक पहुँचने के लिए।
यानी कि द वैक्सिंग मून, शुक्ल पक्ष। द फुल मून 15 डेज लगता है न्यू मून तक पहुंचने के लिए। द वेनिंग मून, दिस इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष। अभी न्यू मून का मतलब होता है जब भी मून हमें दिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता है, और वहाँ से वो फुल मून की तरफ होने के लिए बढ़ता है, मतलब इट बिकम्स बिगर एंड बिगर टिल द फुल मून। तो इसीलिए हम कहते हैं वैक्सिंग मून, जिसे होता है शुक्ल पक्ष। अब फुल मून से लेके न्यू मून तक, मतलब जब मून पूरा है और वो छोटा छोटा होते जाता है और एट लास्ट गायब हो जाता है न्यू मून के लिए, इसे कहते हैं द वेनिंग मून यानी कृष्ण पक्ष। द फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून प्लस द फोर्टनाइट ऑफ द वेनिंग मून इज इक्वल टू अ लूनर मंथ, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों को मिलाते हैं तो एक लूनार मंथ बनता है, यानी कि तिथि। एवरी डे ऑफ द लूनार मंथ इज कॉल्ड अ तिथि। हर दिन लूनार मंथ को कहते हैं तिथि। अब हमने इस लेसन से क्या सीखा है? What we have learned, the rotation of the earth causes day and night. अर्थ के रोटेशन के वजह से डे एंड नाइट होता है। The revolution of the earth around the sun and its inclined axis together causes the seasons. जो अर्थ की तरफ, अर्थ जो सन की गोल घूमता है और उसके इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से हमारे अर्थ पे सीजन्स आते हैं। The revolution of the moon around the earth gives rise to the phases of the moon. जो मून अर्थ का फेरा लगाता है, यानी कि अर्थ का रेवोल्यूशन लगाता है, उसकी वजह से phases of the moon दिखता है। The period from one new moon to the next is called a lunar month. It has about 28 to 30 days. न्यू मून का मतलब होता है जिस दिन हमें चांद बिल्कुल नहीं दिखता, और फुल मून का मतलब होता है जिस दिन चांद हमें पूरा दिखता है। तो न्यू मून से लेकर दूसरे न्यू मून तक टोटल 28 टू 30 डेज लगते हैं, और उसे हम कहते हैं लूनार मंथ। द फोर्टनाइट हमेशा 14 या 15 डेज को कहा जाता है। द फोर्टनाइट एंडिंग ऑन अ फुल मून इज दैट of the waxing moon. The fortnight that ends on a new moon is that of the waning moon. जो 14 या 15 डेज लगते हैं फुल मून तक पहुंचने के लिए, मतलब जो छोटे से बड़ा होता है, उसे कहते हैं वैक्सिंग मून। और जो फोर्टनाइट यानी कि जो 14 टू 15 डेज लगते हैं न्यू मून तक पहुंचने के लिए, यानी कि वो छोटे से बड़े से छोटे होते जाता है, उसे कहते हैं वेनिंग मून। द डेज ऑफ द लूनार मंथ आर कॉल्ड तिथिस। जो दिन होते हैं लूनार मंथ के, उसे हम तिथि कहते हैं।